क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती कि इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है जो हमारे बनाए हुए ज्यादातर लक्ष्यों को फेल करने के लिए डिजाइन की गई है? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन न्यूरो साइंस के नजरिए से देखें तो ये 100% सच है। बिल्कुल। मतलब हर साल हम देखते हैं कि लोग बड़े जोश के साथ नए लक्ष्य बनाते हैं, नई डायरियां खरीदी जाती हैं, नए रूटीन सेट किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है। हाँ, और अक्सर लोग इसके लिए खुद को कोसने लगते हैं। वही तो, हम सभी ने ये पैटर्न देखा है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। समस्या लोगों की इच्छा शक्ति या जिसे हम विल पावर कहते हैं उसमें नहीं है। समस्या दरअसल उनके सिस्टम में है। एकदम सही बात है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम डेमन ज़हरियाडिस की किताब द प्राइमर गोल सेटिंग मेथड के स्रोतों का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। और ये किताब बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि लक्ष्यों को केवल एक ख्याली पुलाव बनने से कैसे रोका जाए, उन्हें हासिल करने का एक अचूक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका आखिर है क्या। और जो सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं कि ये जानकारी सिर्फ काम के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ में अगर हम जाएं, तो मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरो साइंस छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग ये मान बैठते हैं कि अगर बस दिन रात मेहनत की जाए तो सफलता मिल ही जाएगी। हाँ, वो हार्ड वर्क वाले माइंडसेट में फंस जाते हैं। बिल्कुल, वे प्रेरणा और एक ठोस सिस्टम के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाते। इस किताब में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि इंसान का दिमाग अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत करता है। अच्छा, अनसर्टेनिटी से नफरत? हाँ, जब तक लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता ना, तब तक दिमाग उसे एक खतरे या एक बोझ की तरह देखता है। यही कारण है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के लोग सिर्फ व्यस्त रहते हैं, उत्पादक नहीं बन पाते। तो इन सब का असली मतलब क्या है? क्योंकि व्यस्त रहने और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव होने के बीच की रेखा बहुत धुंधली सी लगती है। देखने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। सही कहा। मतलब इंसान दोनों ही स्थितियों में काम कर रहा होता है, पसीना बहा रहा होता है, थकान भी महसूस कर रहा होता है। इसे समझने के लिए ना स्रोत सामग्री में दी गई एक बहुत ही शानदार उपमा पर गौर करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल पानी के जहाज की जो समंदर के बीचों बीच है। समंदर के बीच में? हाँ, अब उसका इंजन पूरी क्षमता से चल रहा है, वो लहरों को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी वो पूरी तरह से व्यस्त है। लेकिन उसका कोई तय गंतव्य या डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्या वो जहाज कभी कहीं पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बस गोल गोल घूमेगा। वही तो, वो सिर्फ समंदर में अपना ईंधन जलाते हुए भटकता रहेगा और अंत में खाली होकर रुक जाएगा। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, बिना स्पष्ट लक्ष्य के लोग कभी किसी नए प्रोजेक्ट के पीछे भागते हैं तो कभी किसी और के सपने के पीछे। परिणाम सिर्फ हताशा और तनाव होता है, क्योंकि ऊर्जा तो पूरी खर्च हो रही है, लेकिन कोई सार्थक दिशा नहीं है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो बिना स्पष्ट लक्ष्य के दिन रात मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन डाले जीपीएस चालू करके गाड़ी दौड़ाना। अरे वाह, ये उपमा भी बहुत बढ़िया है ना? मतलब पेट्रोल तो पूरा जलेगा, थकावट भी पूरी होगी, गाड़ी का इंजन भी घिसेगा, पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। और मुझे लगता है यहीं से किताब का मुख्य विषय यानी प्राइमर मेथड की शुरुआत होती है। बिल्कुल, एकदम सही जगह पर पहुंची हैं आप। किताब में बताया गया है कि मुझे फिट होना है, ये एक बहुत ही कमजोर लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हमें ये समझना होगा कि ये प्राइमर आखिर है क्या। PRIMER, इस शब्द के पीछे का विज्ञान क्या है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राइमर दरअसल 6 अलग-अलग शब्दों का एक एक्रोनिम है जो लक्ष्य निर्धारित करने का एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करता है। अच्छा, तो इसके हर अक्षर का एक मतलब है? हाँ, शुरुआत होती है P से। P का मतलब है पिन पॉइंट, यानी सटीक। लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए। हवा में तीर नहीं मारना है। बिल्कुल। फिर आता है R। R का मतलब है रिकॉर्ड, यानी लिखना, अपने लक्ष्य को कागज पर दर्ज करना। ओके, लिख लिया। फिर है I। I का मतलब है इमेजिन या कल्पना करना,
सफलता के उस दृश्य को अपने दिमाग में साफ साफ देखना। विजुअलाइज करना। बिल्कुल। फिर आता है एम। एम का मतलब है मेजर, यानी मापना। अपनी प्रगति को संख्याओं या नंबर्स में नापना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे हम नाप नहीं सकते उसे सुधार नहीं सकते। एकदम से। और फिर है ई, जिसका मतलब है इवैल्यूएट, यानी मूल्यांकन करना। समय समय पर अपनी रणनीति को जांचना कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। बीच बीच में चेक करते रहना। और अंत में जो आखिरी आर है, उसका मतलब है रिवॉर्ड, यानी इनाम। छोटी छोटी जीतों पर दिमाग को इनाम देना। तो जब कोई कहता है कि मुझे फिट होना है, तो ये प्राइमर के पिन पॉइंट और मेजर वाले हिस्से में ही फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि फिट होने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मैराथन दौड़ना है, या सिर्फ पुराने कपड़े सही फिट आने चाहिए, या सिक्स पैक एब्स चाहिए? वही ना, दिमाग इस अस्पष्टता को समझ ही नहीं पाता। लेकिन अगर इस लक्ष्य को थोड़ा बदल दिया जाए और कहा जाए कि मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो ये एक बहुत ही ताकतवर लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि अब इसमें एक टाइमलाइन भी है और एक साफ नंबर भी है। हाँ, अब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास एक स्पष्ट दिशा है। और विज्ञान कहता है कि जब दिशा स्पष्ट होती है तो दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे हम RAS कहते हैं, वो जाग जाता है। और वो काम कैसे करता है? वो अपने आप उस दिशा में अवसर, समाधान और रास्ते तलाशने लगता है। आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर जाने लगता है जो लक्ष्य से जुड़ी हैं। तो एक बार जब हमने अपने दिमाग के GPS में सही डेस्टिनेशन डाल दिया और उसे पिन पॉइंट कर लिया, तो अगली चुनौती तो ये आती है कि वहां तक पहुंचने का नक्शा या जो रोड मैप है वो कैसे तैयार किया जाए। ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, क्योंकि स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय यानी मैनेजेबल कार्यों में बांटना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का लक्ष्य एक सफल YouTube चैनल बनाना है, तो वो उसे सीधे एक बड़ा पहाड़ नहीं मान सकता। बिल्कुल नहीं। उसे इस काम को स्क्रिप्ट लिखना, माइक सेट करना, थंबनेल बनाना, ऐसे बहुत ही छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। और फिर प्राइमर के रिकॉर्ड वाले नियम के तहत उन्हें कागज पर लिखना होगा। और आपको पता है, लक्ष्यों को कागज पर लिखने की इस प्रक्रिया के पीछे भी गहरा न्यूरोसाइंस छुपा हुआ है। अच्छा, सिर्फ लिखने से इतना फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब कोई विचार सिर्फ दिमाग में होता है ना, तो वो बस एक इच्छा या ख्याल होता है। हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। 60,000? बाप रे। हाँ, तो वो एक विचार उन 60,000 की भीड़ में आसानी से खो सकता है। लेकिन जब किसी लक्ष्य को कागज पर लिखा जाता है, तो मस्तिष्क में जनरेशन इफेक्ट नाम की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। जनरेशन इफेक्ट, ये क्या होता है? ये उस जानकारी को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर सीधे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदल देती है। दिमाग को लगता है कि अरे, इसे लिखा गया है, मतलब ये कुछ बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और जहां तक बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ने की बात है ना, इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से बड़ी और जटिल चीजों से घबराता है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य पहाड़ जैसा डरावना लगता है। सच में, शुरू करने से पहले ही पसीने छूटने लगते हैं। हाँ, क्योंकि इससे दिमाग में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। और इसी डर की वजह से लोग टालमटोल या जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। क्या हर एक छोटी चीज की प्लानिंग करने से, हर दिन का एक एक मिनट कागज पर लिखने से इंसान और ज्यादा तनाव में नहीं आ जाएगा? मतलब क्या ये पूरी प्रक्रिया बहुत बोझिल नहीं लगती? ये डर बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इंसान कोई रोबोट या मशीन बन गया हो, जिसे अपने हर पल का हिसाब रखना है। सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान हमें इसके बिल्कुल विपरीत सच्चाई बताता है। दरअसल तनाव तब नहीं होता जब हमारे पास एक योजना होती है। तो कब होता है? भयानक तनाव तब पैदा होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा अगला कदम क्या है। मनोविज्ञान में से ज़िगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। ज़िगार्निक इफेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ये सिद्धांत बताता है कि अधूरे या अनियोजित काम, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं हुई है, वो हमारे दिमाग में लगातार बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा या कह लें हमारी मेंटल रैम को खाते रहते हैं। ओहो, मतलब वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह बैटरी चूसते रहते हैं। एकदम सटीक बात। लेकिन जब चीजों को कागज पर एक योजना के रूप में लिख लिया जाता है, तो दिमाग को एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि ये काम सुरक्षित जगह पर दर्ज है। अब मुझे इसके बारे में हर पल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! तो योजना कोई बोझ नहीं है, वो असल में मानसिक आजादी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी कागज पर लिखना असल में दिमाग की हार्ड ड्राइव को खाली करने जैसा है। बिल्कुल। और स्रोत में एक और बहुत अहम बात कही गई है जिस पर मैं आना चाहूंगी।
इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, मतलब हर चीज के 100% सही होने का इंतजार करने से बेहतर है कि जो भी स्थिति हो बस शुरुआत कर दी जाए। हम अक्सर जिसे परफेक्शनिज्म कहते हैं ना, वो दरअसल डर का ही एक बहुत ही चालाक रूप है। डर का रूप कैसे? लोग अक्सर ये सोचकर बैठे रहते हैं कि जब उनके पास सबसे अच्छी जानकारी होगी, बिल्कुल सही समय आएगा या सबसे महंगे उपकरण होंगे, तब वो काम शुरू करेंगे। हाँ, पहले मैं पूरा सेटअप खरीद लूं फिर वीडियो बनाऊंगा। वही, लेकिन हकीकत यह है कि स्पष्टता या क्लैरिटी हमेशा कदम उठाने से आती है, इंतजार करने से कभी नहीं आती। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं गहराई कैसे पता चलेगी? एकदम सही। जब काम शुरू किया जाता है, भले ही वो शुरुआत बहुत ही खराब क्यों ना हो, तब जाकर हमें असली डेटा मिलता है कि हमें सुधारना क्या है। बिना काम शुरू किए कोई भी योजना सिर्फ एक कोरी कल्पना होती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब मान लीजिए कि योजना बन गई, शुरुआत भी हो गई, लेकिन उस योजना पर हफ्तों और महीनों तक टिके रहने के लिए जो एक ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार प्रेरणा या मोटिवेशन एक बहुत ही अस्थायी भावना है। वो लंबे समय तक काम नहीं आती। ये सफलता की राह का सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, लोग सोचते हैं कि जितने भी सफल लोग हैं, वो हर सुबह उठकर अत्यधिक प्रेरित या मोटिवेटेड महसूस करते होंगे। हाँ, हमें लगता है वो हमेशा जोश से भरे रहते हैं। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। प्रेरणा हमारे दिमाग के भावनात्मक हिस्से यानी अमिगडाला से आती है, और ये हिस्सा बहुत तेजी से बदलता है। मतलब मूड स्विंग्स की तरह? बिल्कुल। अगर किसी दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या बाहर मौसम खराब है, या किसी से बहस हो गई है, तो प्रेरणा उसी वक्त गायब हो जाएगी। ये तो है। इसीलिए सफल लोग अपने मूड या भावनाओं के भरोसे नहीं बैठते। वे अपने सिस्टम और अपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन के हिसाब से काम करते हैं। और ये अनुशासन दिमाग के किस हिस्से से आता है? ये दिमाग के एक दूसरे हिस्से बेसल गैंग्लिया में आदतों के रूप में दर्ज होता है। ये भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्रेरणा या मोटिवेशन एक शुगर रश या फिर एक माचिस की तीली की तरह है? हम समझाइए कैसे? मतलब वो जल्दी भड़कती है, बहुत तेज रोशनी देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ भी जाती है। बिल्कुल। जबकि अनुशासन एक कोयले की आग की तरह है। शुरुआत में इसे सुलगाना थोड़ा मुश्किल होता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब ये जल जाती है ना, तो ये बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे लंबे समय तक जलती रहती है और असली काम यही करती है। ये माचिस और कोयले की आग का तुलनात्मक विश्लेषण एकदम सटीक है। बहुत ही बढ़िया उपमा है। और इस कोयले की आग को लंबे समय तक जलाए रखने का जो राज है, वो 1% सिद्धांत यानी द 1% रूल में छिपा है। द 1% रूल थोड़ा विस्तार से बताइए। किताब बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है कि रातों रात कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल दें। हाँ, जो लोग एक ही दिन में 4 घंटे जिम करने की सोचते हैं, वही गलती करते हैं। लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आज के दिन कल के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर काम किया जाए। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। ये कंपाउंडिंग का जादू है। अगर हर दिन सिर्फ 1% सुधार किया जाए, तो 1 साल में परिणाम गणितीय रूप से 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इस 1% सुधार को बनाए रखने के लिए ना, कीस्टोन हैबिट्स को समझना सबसे जरूरी है। कीस्टोन हैबिट्स? क्या हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं? ये हमारी आम आदतों से कैसे अलग होती हैं? जरूर। देखिए, कीस्टोन दरअसल वास्तुकला या आर्किटेक्चर का एक शब्द है। ये किसी मेहराब या आर्च के बीच का वो मुख्य पत्थर होता है जो बाकी सभी पत्थरों को गिरने से रोकता है। अगर उसे निकाल लें तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। अच्छा, तो ये एक बुनियाद की तरह है। हाँ, इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बुनियादी आदतें होती हैं जो अन्य सभी आदतों को अपने आप सुधार देती हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना व्यायाम करना एक कीस्टोन हैबिट है। कैसे? जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसका दिमाग बेहतर महसूस करता है। इस वजह से वो अनजाने में ही जंक फूड खाने से बचने लगता है। उसे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं पिज़्ज़ा क्यों खाऊं? हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। फिर शरीर थकने के कारण रात को नींद भी अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है तो सुबह उठकर मानसिक स्पष्टता बनी रहती है।
काम में फोकस बढ़ता है। अरे वाह, यानी सिर्फ एक आदत पर फोकस करने से जीवन के कई अन्य हिस्सों में अपने आप सुधार होने लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा इन नई कीस्टोन आदतों को बनाने में लगानी चाहिए। बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अच्छा, इन आदतों को बनाए रखने के लिए हमारा माहौल, या जिसे हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि स्रोत में बताया गया है कि मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद करना और अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। माहौल का रोल सबसे बड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ खुद को बचाना होता है। बिल्कुल सही कहा। इंसान का दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, जिसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और फोन सामने रखा है और वो हर 2 मिनट में बीप कर रहा है, तो आपकी इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक न एक बार दिमाग भटक ही जाएगा। हाँ, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला ही जाता है। इसीलिए अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना चाहिए जहां सही काम करना सबसे आसान हो और गलत काम करना सबसे मुश्किल हो जाए। जैसे अगर फोन चेक करने की आदत छोड़नी है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसके अलावा जो हमने प्राइमर मेथड का आखिरी अक्षर देखा था, आर, यानी रिवॉर्ड या इनाम, वो यहाँ बहुत अहम हो जाता है। वो कैसे काम करता है? हमारे दिमाग को डोपामाइन चाहिए होता है। जब भी हमें कोई छोटी सी जीत हासिल हो, चाहे वो सिर्फ 1 पेज की स्क्रिप्ट लिखना ही क्यों ना हो, उसका जश्न मनाना चाहिए। मतलब खुद को शाबाशी देना। हाँ, कोई छोटा सा ब्रेक लें, कॉफी पिएं। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है और उसे ये संदेश देता है कि हमारी मेहनत का फायदा मिल रहा है। इससे आगे काम करने की प्रेरणा अंदर से अपने आप पैदा होती है। चलिए अब बात करते हैं सफलता की असली मुद्रा यानी करेंसी की। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, क्योंकि अनुशासन विकसित करने के लिए हमें जिस सबसे कीमती संसाधन की रक्षा करनी होती है वो है हमारा समय और हमारा ध्यान, फोकस। स्रोत सामग्री में प्राथमिकताएं तय करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल। समय प्रबंधन से भी ज्यादा जरूरी है ऊर्जा और ध्यान का प्रबंधन। ऊर्जा का प्रबंधन। हाँ, देखिए, दुनिया में हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। किताब सलाह देती है कि दिन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम को सुबह सबसे पहले निपटा लेना चाहिए। इसे अक्सर ईट द फ्रॉग कहा जाता है। ईट द फ्रॉग मतलब मेंढक खाना। हाँ, ये एक कहावत है कि अगर दिन की शुरुआत में ही आप एक जिंदा मेंढक खा लें तो दिन भर के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा। काफी अजीब पर मजेदार उपमा है। हाँ, इसका सीधा मतलब यह है कि सुबह के समय हमारा दिमाग एकदम ताजा होता है और इच्छा शक्ति का भंडार पूरी तरह से भरा होता है। डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है। बिल्कुल। लोग अक्सर आसान काम पहले करते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, और मुश्किल काम को टालते रहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाती है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, और फिर वो मुश्किल काम अगले दिन पर टल जाता है। और यहीं पर मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग का वो बड़ा मिथ भी टूटता है। मल्टीटास्किंग तो एक बहुत बड़ा धोखा है ना? हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ ईमेल भी पढ़ रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं और कोई प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं। ये देखने में बहुत उत्पादक या प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन हकीकत में ये हमारी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। एकदम सही। इस मल्टीटास्किंग के पीछे की न्यूरोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, तो असल में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो दिमाग कर क्या रहा होता है? हमारा दिमाग बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है, और मनोविज्ञान में इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। अटेंशन रेसिड्यू, ये क्या है? जब कोई इंसान अपना मुख्य काम छोड़कर किसी का मैसेज पढ़ता है और वापस अपने काम पर आता है, तो उसके ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी उस मैसेज के बारे में ही सोच रहा होता है। ओहो, मतलब हमारा पूरा फोकस वापस नहीं आ पाता। बिल्कुल नहीं। और इस बार बार स्विच करने में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है और काम में गलतियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर मल्टीटास्किंग बुरी है तो हमें करना क्या चाहिए? इसका एकमात्र समाधान है डीप वर्क। डीप वर्क? हाँ, इसका मतलब है बिना किसी रुकावट के, बिना फोन चेक किए लगातार 2 से 3 घंटे तक किसी एक महत्वपूर्ण काम पर अपना 100% ध्यान केंद्रित करना। मतलब पूरी तरह से उसी में डूब जाना। बिल्कुल।
ये वो मानसिक स्थिति है जहां असली रचनात्मकता पैदा होती है और सबसे बेहतरीन परिणाम निकलते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। Where attention goes, energy flows. बिल्कुल, बिखरा हुआ ध्यान हमेशा कमजोर परिणाम ही देता है। इस फोकस को बचाने के लिए किताब में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, बार बार ना बोलने की बात। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बताया गया है कि सफल लोग अक्सर बहुत सी चीजों को सीधे ना कह देते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हर नए मौके को ना कहने लगेगा तो क्या वो जीवन में मिलने वाले अहम अवसरों को नहीं खो देगा? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। हाँ, क्योंकि ये सोच तो खुद को एक छोटे से दायरे में समेटने जैसी लगती है। ये एक बहुत ही आम डर है, जिसे आजकल की भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसे इस तरह से देखना चाहिए कि हर हाँ की एक कीमत होती है, जिसे अर्थशास्त्र में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब किसी ऐसी चीज को हाँ कहा जाता है जो आपके मुख्य लक्ष्य से नहीं जुड़ी है, तो अनजाने में ही आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को ना कह देते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा नजरिया है। सफल लोग अपने समय और अपने फोकस को बहुत ही आक्रामक तरीके से बचाते हैं। गैर जरूरी चीजों को ना कहने का असल मतलब है अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता को सुरक्षित रखना। हर चमकने वाला अवसर असल में अवसर नहीं होता, वो अक्सर सिर्फ एक भटकाव या डिस्ट्रैक्शन होता है। समझ गई। यानी असली आजादी हर चीज करने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही। लेकिन समय और ध्यान सही जगह लगाने के बावजूद रास्ते में असफलताएं तो आएंगी ही। वो तो सफर का हिस्सा है। और उससे भी बड़ा दुश्मन जो मुझे लगता है वो हमारे अपने अंदर बैठा होता है, हमारा डर और आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट। वो अंदरूनी आवाज जो बार बार कहती है ये मेरे बस का नहीं है या लोग क्या कहेंगे। इससे बचने का मनोवैज्ञानिक कवच क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास होना जरूरी है। हाँ, सबको लगता है पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर शुरू करेंगे। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे पूरी तरह से निडर महसूस ना करने लगें। लेकिन हकीकत यह है कि आत्मविश्वास काम शुरू करने से पहले नहीं आता, आत्मविश्वास काम शुरू करने के बाद आता है। एक्शन लेने के बाद। हाँ, जब कदम उठाए जाते हैं और छोटी छोटी जीतें मिलती हैं, तब दिमाग को सबूत मिलता है कि हाँ, ये संभव है, मैं ये कर सकता हूँ। स्रोत में इसके लिए बहुत अच्छी उपमाएं दी गई हैं, जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर ही चलना सीखता है। बिल्कुल। अगर वो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो वो जीवन भर नहीं सीख पाएगा। या फिर वो चीनी बांस के पेड़ की उपमा जो मुझे बहुत पसंद आई, जो पहले 5 सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। हाँ, चाइनीज बैम्बू ट्री। बाहर से एक छोटा सा अंकुर भी नहीं दिखता। लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर अचानक से महज 6 हफ्तों के भीतर वो 80 फुट लंबा हो जाता है। क्या बात है। और हीरा भी तो भयंकर दबाव और ताप सहने के बाद ही अपनी शक्ल लेता है ना। बिल्कुल, ये उपमाएं हमें याद दिलाती हैं कि जो प्रगति हमें बाहर दिखाई नहीं देती, वो अक्सर जमीन के नीचे जड़ें मजबूत कर रही होती है। चुनौतियां और बाधाएं किसी विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ये विकास यानी ग्रोथ का एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। सही बात है। जो लोग आत्मसंदेह के शिकार होते हैं, वे अक्सर नकारात्मक आत्मसंवाद या नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसे रहते हैं। वे दिन भर खुद को यही बताते रहते हैं कि वे कितने कमजोर हैं। इस पर मेरा मानना है कि अपने दिमाग में लगातार नकारात्मक बातें दोहराना ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कोई खतरनाक वायरस चल रहा हो। बहुत उम्दा उपमा है ये। मतलब वो बाहर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है कि कुछ चल रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम के प्रोसेसिंग पावर को धीमा कर देता है और अंततः पूरी बैटरी को चूस लेता है। ये वायरस वाली उपमा एकदम सटीक है, क्योंकि न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। दिमाग को सच और झूठ का फर्क नहीं पता। नहीं, जब हम बार बार हारने की बातें सोचते हैं तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वो शरीर को वैसे ही सिग्नल देने लगता है। इसीलिए प्राइमर मेथड का जो आय था, यानी इमेजिन या कल्पना करना, वो इतना महत्वपूर्ण है। अब जाके वो आय पूरी तरह समझ आ रहा है। जब सफलता की स्पष्ट तस्वीर दिमाग में देखी जाती है तो दिमाग के न्यूरॉन्स उसी तरह सक्रिय होते हैं जैसे वो काम हकीकत में हो रहा हो। अरे वाह। और इस नकारात्मक वायरस को डिलीट करने का एक अचूक तरीका है अपना माइंडसेट बदलना। किताब में मुश्किल समय का सामना करने के लिए खुद से 3 बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछने की सलाह दी गई है। कौन से है वो 3 सवाल? पहला सवाल है, हाँ,
मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ? क्या सीख सकता हूँ? दूसरा, इस समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है? समाधान पे फोकस करना और है। तीसरा, मुझे अगला सबसे छोटा कदम कौन सा उठाना चाहिए? बहुत ही व्यवहारिक सवाल हैं ये। बिल्कुल। ये 3 सवाल किसी भी इंसान को विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित मानसिकता से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट में ले जाते हैं। वे हमारा ध्यान समस्या से हटाकर तुरंत समाधान की ओर मोड़ देते हैं। तो अगर हम इन सारे बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सफलता कोई जादुई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं ये रातों रात मिलने वाली कोई लॉटरी है और नहीं ये सिर्फ किस्मत का खेल है। एकदम सही। डेमन ज़रियरडेस की ये पूरी फिलॉसफी हमें ये बताती है कि सफलता एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बनता है प्राइमर मेथड के जरिए बनाए गए स्पष्ट लक्ष्यों, एक मजबूत और समाधान खोजने वाली मानसिकता, कागज पर लिखी गई ठोस योजनाओं और मोटिवेशन के बजाय अनुशासित दैनिक आदतों के मेल से। क्या बात है, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे समेटा है। मतलब एक बड़ा पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों से ही बनता है और दैनिक प्रगतियां मिलकर समय के साथ एक विशाल और असाधारण परिणाम देती हैं। इसे अगर गहराई से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। हर वो व्यक्ति जिसने आज तक इतिहास में कुछ भी बड़ा हासिल किया है, वो शुरुआत में डरा हुआ था। डर सबको लगता है। उसमें भी आत्मसंदेह था और उसके रास्ते में भी दर्जनों बाधाएं थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी भावनाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने लक्ष्य के प्रति एक प्रणाली या सिस्टम का निर्माण किया और बिना रुके हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाता रहा। तो अब इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री की पूरी नींव इस बात पर टिकी है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही भविष्य की असली पहचान तय करती हैं। तो जरा सोचिए, आज सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक जो भी छोटे छोटे चुनाव हमने किए हैं, चाहे वो मुश्किल काम शुरू करने का हो या उसे टालने का, फोन पर घंटों समय बिताने का हो या कोई किताब पढ़ने का, उन छोटे छोटे चुनावों के आधार पर हम अगले साल अनजाने में कौन सा इंसान बनने की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज का बिताया हुआ हर एक घंटा हमें उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जो हमने तय की थी, या वो हमें उससे दूर धकेल रहा है? इसका जवाब हर किसी को खुद तलाशना होगा। बिल्कुल। तो इस लंबी और वैचारिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये गहन अध्ययन भविष्य की योजनाओं को एक नई स्पष्टता और ऊर्जा देगा। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।